हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए न्यूज़ के ऊपर बेस्ड जो हमारा दूसरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए हाजिर है। और आज हम 2 सितंबर की न्यूज़ की चर्चा करेंगे। और ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मेनली टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ती हूँ। तो इसी के ऊपर ये पूरा जो न्यूज़ टॉपिक होगा वो बेस्ड होगा। तो आज के न्यूज़ की शुरुआत हम करेंगे एक फीमेल के अचीवमेंट से, और वो फीमेल है प्रीति पाल, जो कि पिछले 2 दिन पहले भी वो न्यूज़ में थी। और पिछले 2 दिन पहले क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन किया जा रहा है, और प्रीति पाल 100 मीटर्स रेस में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2 दिन पहले। और ऐसा मतलब कि यह अचीवमेंट हासिल करने वाली वो पहली फीमेल थी। और कल फिर से उन्होंने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस बार उन्होंने 200 मीटर के रेस में ये मेडल जीता। और इस तरीके से वो पहली इंडियन बन गई हैं जो कि एक ही गेम में 2 मेडल जीती हैं। और जो रेस में मेडल जीतने वाली वो पहली इंडियन है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक गेम के लिए। तो ये पहला हमारा न्यूज़ बनता है। और जो दूसरा न्यूज़ हमारा है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ये पिछले 2 दिनों से चल रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने भी हिस्सा लिया। और प्रेसिडेंट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऑब्वियसली उनके नेतृत्व में तो इसका आयोजन ही किया जा रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य बातें थी जो कि दोनों ही न्यूज़पेपर में आया है, और जो कि यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी मैं समझती हूँ। तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर खास फोकस किया है और कुछ सुधार के बातें की हैं इस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम, वो काफ़ी स्लो है। मतलब किसी भी केस को मतलब न्याय तक पहुँचने में, किसी व्यक्ति को न्याय हासिल करने में बरसों लग जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाने में। तो जब से जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं, तब से उनका एक फोकस ये रहा है कि किस तरीके से वो जुडिशरी में एक रिफॉर्म ला सकें। और इसमें भी उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म की बात की है। तो कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने कहा है वो मैं बताती हूँ। और यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। तो इन्होंने कौन कौन सी बातें कही, तो इनका एक इन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जो न्याय की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हुई है, लेकिन अभी भी यह काफ़ी स्लो है, और इसमें एक बहुत सुधार की ज़रूरत है। और इसके लिए सुधार करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने बताया कि इंक्लूसिविटी एंड द पुश फॉर द जेंडर इक्वालिटी, कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में जुडिशरी में आई हैं, एक मजिस्ट्रेट के रूप में, जज के रूप में, या फिर बाकी पदों पे। लेकिन हमारा सिर्फ 6.7% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा है जो वीमेन फ्रेंडली है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वीमेन फ्रेंडली बनाना होगा। वहाँ पे महिलाओं की ज़रूरतों की जो सुविधाएं होती हैं वो हमें मुहैया करानी चाहिए, जैसे क्रेच हो गया बच्चों के, या फिर जो साफ़ सफाई हो गया, एक उनके लिए एक अलग से बैठने की व्यवस्था। ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो इस सर्विस में आने को तैयार हों। उसके बाद जो उनका दूसरा पॉइंट था वो ब्रिजिंग गैप बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और तो इनके बीच का गैप तभी कम हो सकता है जब आपस में इनके बीच एक रेगुलर कम्युनिकेशन हो, ताकि जो भी केस आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, या जो पूरी व्यवस्था है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तीसरा जो इन्होंने पॉइंट्स बताए वो इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशियरी वेलनेस, क्योंकि जुडिशियरी किसी भी डेमोक्रेसी के चलने की सबसे मजबूत कड़ी होती है। अगर जुडिशियरी कमज़ोर होगा, लोगों का विश्वास जुडिशियरी के प्रति नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी या फिर नेशन नहीं चल पाएगा। तो जुडिशियरी के अंदर एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, जुडिशियरी की इमेज को कुछ ऐसे रखना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर बना रहे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने बताया वो इसको कवर किया गया है। अब अगला जो हमारा न्यूज़ है वो वर्षा को लेकर है। जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि सितंबर महीने में काफ़ी बारिश होगी।
तो आज के का भी एक हेडलाइन है कि अगस्त और जो जुलाई और अगस्त का महीना है उसमें लगभग 20% से ज़्यादा बाकी सालों की तुलना में इसमें इन 2 महीनों में ज़्यादा बारिश हुई है। और सितंबर में भी जैसा कि शुरुआत हुई है, काफ़ी हर एक मतलब अलग अलग राज्य में काफ़ी वर्षा की काफ़ी घटनाएँ घटी हैं, और जिसकी वजह से हम जहाँ एक तरफ गुवाहाटी पूरी तरीके से डूब गया है, हैदराबाद में यही स्थिति है, तेलंगाना जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहीं आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद गुजरात में बहुत जगहों पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो भारी बारिश की वजह से नदियों का जो पानी है वो काफ़ी उफान पे है, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में बड़े बड़े शहर जो हैं वो बारिश के पानी की वजह से डूब चुके हैं। और इस न्यूज़ के ज़रिए हम कुछ पॉइंट्स की चर्चा और करें तो अच्छा है कि क्यों आजकल जो भी शहर है, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, पीछे हमने देखा दिल्ली डूब गई थी, बेंगलोर डूब गया था, आज हैदराबाद डूबा हुआ है, गुवाहाटी डूबा हुआ है, चेन्नई डूब गया था। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं वो क्यों डूब रहे हैं? क्या इसका सिर्फ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से डूब रहे हैं, या फिर कोई जो वहाँ की सिविक बॉडी है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ उनके अंदर कोई ना कोई कमी है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति बनती आ रही है। तो इस न्यूज़ के ज़रिए हमें 2 पॉइंट्स पे ज़रूर सोचना चाहिए। एक तो हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है वो किस तरीके से काम करते हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का हमारी लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो ये 2 चीज़ें पे आप ज़रूर सोचिए। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को डिप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स नियुक्त किया गया है। इसके बाद एक और न्यूज़ है कि जो CSD कैंटीन होता है, जो कि मेनली आर्म फोर्स के एम्प्लॉय के लिए होता है, जिसको हम आर्मी कैंटीन भी कहते हैं, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर की बिक्री जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, और ऐसे करीब 200 से ऊपर सामानों की लिस्ट जारी की गई है जो कि बाहर से डायरेक्ट मंगाए जाते हैं और जिसकी बिक्री CSD कैंटीन में नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे एकमात्र लक्ष्य है कि हम देसी सामान, देसी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो कि दोनों ही न्यूज़पेपर में है कि मणिपुर वायलेंस, हम कितने मतलब कई महीने गुजर गए, हम देख रहे हैं कि मणिपुर में किस तरीके से एक वायलेंस की स्थिति बनी हुई है। तो अभी ताज़ा जो घटनाक्रम घटा है उसमें कुछ एक गांव पे पहाड़ों के ऊपर से कुछ लोग मतलब कि ड्रोन के ज़रिए अटैक कर रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की, एक मदर और उसके एक छोटे से बच्चे की जान चली गई। तो ये एक न्यूज़ है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब मणिपुर जो कि इतने महीनों से एक जल रहा है, इतनी परेशानियां वहाँ पे है, और हमारी सरकार उसको काबू करने में क्या प्रॉब्लम है उस रूट कॉज को जानने और समझने और उसको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं अक्षम रही है, बिल्कुल निकम्मी रही है। ये वर्ड शायद इसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी, और जिसका पूरा खामियाजा जो है वो वहाँ की सिविल जो पॉपुलेशन है वो भुगत रही है। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो UPI के ऊपर एक सर्वे किया गया है। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि जनरली हम जो QR कोड स्कैन करके जो फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम के ज़रिए जो पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर एक सर्वे किया गया है। और इस सर्वे में लगभग 2098 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं। तो ये फैक्ट्स अब क्या क्या हैं, तो इसमें जिन लोगों ने भी सर्वे में जिन लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें जो लोगों ने जवाब दिया, उसमें से जो जब UPI यूज करने की बारी आई तो उसमें यह सामने आया कि लगभग 70% जो यूजर थे वो मेल थे। 70% मेल जो थे वो UPI यूज कर रहे थे, और जो शामिल महिलाएं थी उनमें से उसमें सिर्फ 59% महिलाएं ऐसी थी जो कि UPI यूज कर रही थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, जो एक रिसेंट एक डाटा है उसके आधार पे यह पॉइंट निकाला गया है कि जो हमारे यहाँ जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनमें से 79% ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि 100 फीमेल हैं 100 मेल हैं, तो उसमें से 78% मेल जो है वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वहीं 64% सिर्फ फीमेल जो है वो 64% स्मार्टफोन यूज कर रही है। मतलब महिलाओं की संख्या स्मार्टफोन यूज करने में अभी भी कम है।
इसमें ऐसा पाया गया है कि 15% ऑफ यूपीआई यूजर्स यूज्ड इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। 15% जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, 17% फॉर मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है टू फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, और 6% यूपीआई पेमेंट जो होता है वो बिल पे करने के लिए किया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है, वो है कि द सर्वे आल्सो हाईलाइटेड दैट नियरली 1/3 ऑफ द रेस्पोंडेंट डू नॉट यूज यूपीआई, ऑफ दीज ऑलमोस्ट 70% रिसाइड्स इन रूरल इंडिया। मतलब जो 1/3 जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनमें से 1/3 जो रेस्पोंडेंट थे वो यूपीआई यूज नहीं करते, और इनमें से 70% लोग जो हैं वो रूरल इंडिया में रहते हैं, 20% सेमी अर्बन और 10% जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सर्वे था यूपीआई को लेकर। इंटरनेशनल न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं, और पहला जो इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए वो है 6 इजरायली नागरिकों की डेड बॉडी हमें मिली है, इजराइल सैनिकों को गाजा के एक टनल में। ये वो लोग थे जिनको जो कि हमास के कब्ज़े में थे। जैसा कि अगर आप हमास और इजराइल के युद्ध को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो लगभग 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों, जिसमें से कुछ विदेशी लोग भी थे, उनको उन्होंने होस्टेज बना लिया था, और उनमें से कुछ लोगों को पीछे उन्होंने छोड़ा था। जब कुछ इजराइल ने कुछ कैदियों को छोड़ा था, उसके बदले में जो हमास थे उन्होंने भी कुछ हॉस्टेज को छोड़ा था। तो इसी प्रोसेस के तहत 6 इजरायली नागरिकों को छोड़ा जाना था, जिसके बदले में इजराइल भी कुछ फ़िलिस्तीनी नागरिकों को जो कैदी हैं उनको छोड़ता। और ये जो 6 जिनकी लाश मिली है उनका नाम उन लोगों में शामिल था जिनको छोड़ा जाना था। हालांकि हमास ने इनकी हत्या की जिम्मेदारी नहीं लिया, लेकिन उसने इसको अप्रिसिएट किया है। तो इसलिए, और इसके बाद, इस घटना के बाद जो राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं उन्होंने कैबिनेट में बताया और खुलेआम उन्होंने धमकी दी कि अब हर हाल में वो हमास को बैकफुट पे लेके आएंगे और चुन कर उनको ख़त्म करेंगे। तो इसके बाद एक संभावना जताई जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच का जो संघर्ष है वो और तेज आने वाले समय में और तेज होगा। एक और दूसरे संघर्ष की बात करते हैं जो कि पिछले 2 सालों से चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का। पिछले दिनों रसिया ने काफ़ी करीब 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी यूक्रेन के ऊपर, तो उसी के जवाब में यूक्रेन ने भी ड्रोन से रशिया के ऊपर हमला किया और उसके जो ऑयल के जो या फिर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बर्बाद करने की कोशिश की, और जिसका मजबूती से सामना किया। तो इसके ज़रिए हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इजराइल और हमास की तरह यूक्रेन और रसिया के बीच के संघर्ष को भी और बढ़ोतरी हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। इसके बाद एक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से दोनों के बीच एक युद्ध सोशल मीडिया और बाकी जगहों की वजह से बाकी जगहों पे चल रहा है। तो पिछले दिनों ट्रंप जो था वो एक जो वॉर हीरो थे, जो सोल्जर्स थे, उनके एक कब्रगाह जो होती है वहाँ पे गए थे और फिर वहाँ का फ़ोटो वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला और कमला हैरिस ने इसकी भर्त्सना की। उन्होंने बोला कि ये कोई तरीका नहीं है, मतलब आप एक नेशनल इस तरीके के सेंटीमेंट को आप पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने नेशन के लिए अपनी जानें दी, तो इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये एक मेन न्यूज़ के रूप में छपा है। इसके बाद जैसा कि कल के न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील में ट्विटर यानी एक्स यानी ट्विटर को बैन कर दिया गया है। तो वहाँ के लोग, उसके ऊपर एक स्टोरी है कि वहाँ के लोग खुद को बाकी दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक है। दूसरा एक है टेलीग्राम के जो फाउंडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था फ्रांस में पिछले दिनों, लेकिन फिर हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उसमें छोड़ तो दिया गया लेकिन उन्हें फ्रांस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक डर का माहौल, क्योंकि जो ये टेलीग्राम के फाउंडर हैं वो रशियन हैं और रशिया में टेलीग्राम जो है वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ पे चीज़ें बहुत ही फ़िल्टर होकर दिखाई जाती हैं, मगर टेलीग्राम पे लोगों को हर तरह की खबर देखने को मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन का एक मेन सोर्स है। तो रशिया में भी एक इस तरह की कि कहीं ये सोशल मीडिया टेलीग्राम बंद हो गया या इसके ऊपर सेंसरशिप हो गई, तो हो सकता है कि जो रशिया में एक मेन इन्फॉर्मेशन का सोर्स है उसको धक्का लग। एडिटोरियल पेज की भी बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स में
सेबी के ऊपर एक एडिटोरियल है। उसके बाद है अ सेफर सोसाइटी फॉर वुमेन, मतलब महिला, जो अभी पिछले दिनों केरला में या फिर कोलकाता में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो उसके ऊपर एक एडिटोरियल है। फिर अरिहंत सबमरीन जो कि पिछले दिनों कमीशन किया गया, उसके ऊपर एक उसमें आर्टिकल है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में है, लेकिन मुझे एडिटोरियल पेज के मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में करीब 4-5 एडिटोरियल हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो जो एक मेन है वो रशिया यूक्रेन वार के ऊपर है कि किस तरीके से यूक्रेन के लोग जो हैं वो उन्होंने एक पर्सनल स्तर पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये एक जैसा कि जब हम इजराइल की बात करते हैं तो बहुत इजराइल के जो आम जनता है वो इस युद्ध के खिलाफ है और वो प्रेसिडेंट नेतन्याहू के साथ खड़ा नहीं है। और अभी जो भी घटना 6 लोगों की की हत्या हुई, उसके बाद वहाँ के लोग बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में स्थिति ऐसी नहीं। यूक्रेन के लोग जो हैं वो अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं और इस युद्ध को बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो यूक्रेन के ऊपर एक यह है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है फादर कामिल बोल के, जो कि अगर आप लोग हिंदी का एक डिक्शनरी पढ़ते होंगे तो उसका जो डिक्शनरी तैयार किया, जो ओरिजिनल डिक्शनरी है, जो बहुत ही मानक डिक्शनरी माना जाता है, वो फादर कामिल बोल के का है। तो उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, उसके ऊपर एक इंटरव्यू है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर पिछले दिनों असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने वहाँ जैसे कि जनरली हर जगह होता है कि फ्राइडे को नमाज के लिए एक ब्रेक दिया जाता है। तो उन्होंने असम असेंबली में भी ऐसा था, तो इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया कि ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। और इसका काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका विरोध हो रहा है कि इस तरह की और जनरली हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो एक कम्युनल भाषण देने के लिए बहुत ही मशहूर हैं और उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो होती है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द चलती है। तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा है और इसके ऊपर भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है। फिर है ढाका के ऊपर कि किस तरीके से ढाका में एक आफ्टर ये जो पिछले दिनों जो भी घटना घटी, जो तख्ता पलट की स्थिति हुई, उसके बाद किस तरीके से ढाका में एक यू टर्न की स्थिति आ गई है। कैसे जो सत्ता है, वो जो वहाँ की व्यवस्था है, वो एक इस्लामिक रेडिकल की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर एक है। फिर एक जैसा कि मैं कल भी आपको बताई थी कि इस टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है स्पीकिंग ट्री, और वो मेरा फेवरेट कॉलम होता है इस पूरे न्यूज़पेपर में। और पूरे मॉर्निंग का जो मेरा पूरा ये सेशन होता है 1-2 घंटे का, उसमें सबसे मेरा पसंदीदा जो टाइम होता है वो स्पीकिंग ट्री पढ़ते हुए गुजरता है। तो आज का जो इसमें टॉपिक है, अनलॉकिंग इनर स्ट्रेंथ थ्रू पावर ऑफ मंत्रा, कि इसमें ये बताया गया है कि वैसे मैं शायद आपको बताऊं तो उतना समझ में नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए ये। और अगर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका इसका जो स्क्रीनशॉट है वो डाल दिया करूँगी। तो इसमें कहा गया कि कैसे जो मंत्र होता है, कैसे हमारी जो लाइफ स्टेट है उसको कैसे इन्हेंस करता है, कैसे उसको ऊपर उठाता है, तो अपने हमारे अंदर की पावर को बढ़ाता है। तो और जनरली क्या, और ये मंत्र क्या होता है, कोई ओम का जाप करता है, जैसे मैं जाप करती हूँ नम्य हरेंगे क्यों मैं करती हूँ। इसी तरीके से सिखों का अपना एक मंत्र होता है, इस्लाम सबका अपना अपना मंत्र होता है, हिंदुओं में भी बहुत गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। तो इसमें देखिए ये जो मंत्र होते हैं ये सिर्फ एक कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस होता है। और जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो जनरली लोग क्या करता है कि बस एक मैकेनिकली पढ़ता चला जाता है, लेकिन मंत्र को पढ़ते हुए आपको उसको फील करना है, उसकी जो मीनिंग है उसको डीपली आपको समझना है और ख़ुद को उससे इतनी अच्छी तरीके से अलाइन कर लेना है कि वो आपके पूरे आपके सोल के अंदर, आपके जो बॉडी है, आपकी माइंड है, हर तरफ उसका प्रभाव आने लगे। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो इसके ऊपर है और इसमें इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से आप मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं और किस तरीके से आपको करना चाहिए और किस तरीके से वो फिर आपकी लाइफ को किस तरीके से चेंज करता है। तो ये हमारा ये स्पीकिंग ट्री का कॉलम का ये शॉर्ट में ये मतलब था। तो ये सारी जो आज की जो यही मोटा मोटी ये खबरें थी जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो मेनली जो है वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है और जो उन बच्चों के लिए भी है जो कि मेरा जीके के बुक पढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं
नई वीडियो में कल यानी कि 3 तारीख को कल की न्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।